हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी हमारा टाइम है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट के हो चुके हैं, आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण प्राचीन रूपांतरित और खादार चट्टानों के अपक्षय से हुआ है, जो लौह अयस्क से भरपूर है या परिपूर्ण है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक आपको क्वेश्चन में सब चीज एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपको यह पकड़ना है कि वो कौन सा मिट्टी हो सकता है जिसका निर्माण कहां से हुआ है। यह हुआ है प्राचीन रूपांतरित और खादार चट्टानों से। ठीक है, उसके अपक्षय से यानी उसके रिडक्शन के कारण यह हुआ है, और वह लौह अयस्क से परिपूर्ण है। तो इस पूरे क्वेश्चन में बस ये एक ऐसा चीज है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। तो लौह अयस्क से परिपूर्ण इसमें से कौन सा मिट्टी होता है? ये होता है लाल मिट्टी। आप जानते हो आयन ऑक्साइड के कारण ही उस मिट्टी का कलर होता है लाल, और आप उस मिट्टी तक आसानी से इस हिंट से पहुंच सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल के लिए लेटराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट सोइल उपयुक्त मानी जाती है किस फसल के लिए? तो ऑप्शन है आपका कपास, तंबाकू, चाय, गेहूं। तो किस फसल के लिए उपयुक्त है? यह है चाय के लिए। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। और भी चाय के साथ साथ कॉफी, रबड़, सिनकोना, ठीक है, और नारियल भी इसमें उगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी कारण से आप देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रबड़ हो गया, कॉफी हो गया, ये सब साउथ इंडिया में ज्यादा होता है। ठीक है, चाय को अगर आप छोड़ दो, चाय भी कर्नाटक में होते हैं, कॉफी और चाय दोनों होते हैं, लेकिन चाय को थोड़ा सा मौसम भी ठंडा चाहिए। इस कारण से ठंडे मौसम के कारण ये हम लोग का शिफ्ट कहाँ हो गया? ये हो गया असम में। लेकिन रेस्ट देखो, कॉफी, रबड़, सिनकोना, नारियल, ये सब साउथ इंडिया में ज्यादा होता है। वहां पे गर्मी ज्यादा है, लेकिन वहां पे मिट्टी जो है वह है लेटराइट। ठीक है, और इस मिट्टी में क्या भरपूर मात्रा में होता है? आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी? आयरन यानी Fe और एल्यूमिनियम, इन दोनों की मात्रा लेटराइट मिट्टी में अधिक होती है। और ये सब जो फसल है उनको ये अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चतुर्दिश परिभ्रमण की चाल प्रति मिनट कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो भ्रमण कर रही है यानी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उसका चाल क्या है, उसका स्पीड क्या है, आपको ये बताना है। तो उसका स्पीड ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर से अधिक, किलोमीटर पर मिनट से अधिक है। पर मिनट आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना है? ये है 1600 किलोमीटर से भी अधिक। कितना है? 1600 किलोमीटर से भी अधिक। अब अगर पृथ्वी का औसत अगर हम लोग स्पीड निकालें, ठीक है, औसत वेलोसिटी निकालें, तो ये ऑलमोस्ट 29.79, ये ऑलमोस्ट है किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है? किलोमीटर पर सेकेंड। 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड ये पृथ्वी का एवरेज वेलोसिटी है। अब यहां से आप निकाल सकते हो इसमें पर मिनट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 1600 से भी अधिक आएगा, 1600 किलोमीटर पर मिनट से अधिक। तो पर सेकेंड आपको याद रखना है, पर सेकेंड कितना है? यह है 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? अब घटक में आप देख रहे हो सारा ऑप्शन में है चट्टान। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा चट्टान पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है अग्नि चट्टान। ठीक है, अग्नि चट्टान सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, अब जिसको ये आंसर आ रहा होगा उनको तो लगा होगा उनको आता है, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग सोच रहे हैं कि अभी याद कर लेंगे काम हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपका काम हो जाएगा, पर अगर थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें कर दिया तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एमएफसी के स्टूडेंट हो, आप लोग कम तो हो नहीं, आपको तो अब इतने दिनों में मेरे साथ रहते रहते ट्विस्ट के साथ खेलने का आदत सा हो गया होगा। इस कारण से ट्विस्ट है दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। आप क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप हर ट्विस्ट को तोड़ते हुए चलते हो। चलिए, यहाँ पे भी जो ट्विस्ट किया जा सकता था और एग्जाम में किया भी गया है, उसको हम लोग आज डिकोड करके सारा चीज क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला चट्टान कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में अग्नि चट्टान है। पृथ्वी पर जितना भी चट्टान है, अगर सारे चट्टान के वॉल्यूम का बात करो तो वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 95% अग्नि चट्टान है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ। अग्नि चट्टान का परसेंटेज कितना है? ये है 95%, और रेस्ट 5% जो है इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को दे देते हैं।
और मेटामॉर्फिक रॉक का अगर बात करें तो उसको हम लोग ब्रॉडली इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो 95 आपका हो गया अग्नि चट्टान, 5% हो गया सेडिमेंट्री रॉक। यहां से आपका ये पोर्शन क्लियर हुआ। पर ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट यहाँ है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ये दे दे, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तृत कौन सा चट्टान है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, विस्तृत अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक यानी अपसादी चट्टान, क्योंकि पृथ्वी पर 75% जो फैला हुआ है वो सेडिमेंट्री रॉक ही फैला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अभी भी आपको ट्विस्ट तो पता चल गया पर समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर टोटल वॉल्यूम का बात करें तो अग्नि चट्टान का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, लेकिन फैलाव का बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अब दोनों में अंतर इसलिए आया कि सेडिमेंट्री रॉक जो फैला हुआ है उसका विड्थ कम है, इसका विड्थ कम है, जिसके कारण से इसका टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है। और अग्नि चट्टान का अगर बात करें तो ये बहुत ऊपर ऊपर तक जितना भी आपका पहाड़ वगैरह है इसमें जनरली आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है अग्नि चट्टान, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर विस्तृत पूछा जाए कि सबसे अधिक फैलाव किस चट्टान का है तो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक और वो है 75%। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक चट्टान कौन सा है, वॉल्यूम किसका सबसे अधिक है ये पूछा जाए तो हो जाएगा अग्नि चट्टान, क्योंकि उसका वॉल्यूम है 95%। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना और एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं बार बार ये बोलता हूं क्वेश्चन को पहले पढ़ो। ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम की कोई भी एग्जाम दे के आओ और देने के बाद जब आप आंसर को मिलाते हो ना तो आपका कम से कम, अगर मैं आउट ऑफ 100 स्केलिंग करूं इसको, तो 100 में से कम 5 से 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप गलती नहीं कर सकते थे और आपने गलती किया क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। इस कारण से आप गलती कर बैठते हो, एग्जामिनर ये करता है। अगर यहीं पे आपने बिना पढ़े इसको मार लिया तो आप अग्नि चट्टान मार देते। ठीक है, जो क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले आपने पढ़ लिया क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, मात्रा में पाया जाने वाला तो अग्नि चट्टान हो जाएगा, और सबसे अधिक फैलाव किसका है तो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। आई होप आपको मजा आया होगा ये जानकारी पाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा प्रकार कोरल या शंख जैसे जीवों के अवशेष से बनते हैं। कोरल रीफ्स आप जानते हो, कोरल या शंख, इसके अवशेष जो होते हैं उनसे कौन सा चट्टान निम्न में से बन सकता है। तो कौन सा चट्टान वो हो सकता है, वो है आपका चूना पत्थर। ठीक है, यहां से आपका ये क्लियर हो गया, चूना पत्थर कोरल्स और शंख जैसे जीव जो है उनके अवशेष से बनते हैं। कौन सा, चूना पत्थर। और यही चूना पत्थर बाद में मेटामॉर्फ इसका हो जाता है, यानी इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है और चूना पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, ये हो जाता है संगमरमर में। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बादलों को बारिश के बादल या रेन क्लाउड के रूप में जाना जाता है। रेन क्लाउड के रूप में किस प्रकार के किस प्रकार के बादल को जाना जाता है। तो रेन क्लाउड किसको हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं निम्बोस्ट्रेटस। अब यहाँ पे ये टर्म शायद ही आपने कभी देखा हो। ठीक है, अब देखो जब बादल का हम लोग लेयर्स का बात करते हैं ना, ये देखो ये 2014 में पूछा गया था। 2014 का जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लो। 2014 का जो एग्जाम हुआ था वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि अभी तक के क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो शायद अभी तक कभी पूछे ही ना गए हो। अभी भी वो हो रहा है, अभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कभी नहीं पूछे गए, लेकिन 2014 में बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आ गया था। अब जो वर्षा है, ठीक है, वर्षा के लिए जो क्लाउड उत्तरदायी है उसके लिए उसका क्लाउड का अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत सारा इसका फॉर्म है जिसका अलग अलग नाम है। इसमें से अभी जो आपको याद करना है, मैं इसको अलग से कभी बता दूंगा क्लाउड का। अगर आप लोग को इच्छा हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि मैं अलग से क्लाउड के बारे में पढ़ा दूं, क्योंकि इसका अलग अलग नाम है, आपसे कोई भी नाम पूछा जा सकता है। अभी जो आपको याद करना है वो ये करना है कि रेन क्लाउड, ठीक है, बारिश के लिए जो बादल उत्तरदायी हैं उनको क्या नाम दिया गया है, तो उनको नाम दिया गया निम्बो स्ट्रेटस। क्या नाम दिया गया है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। क्या नाम दिया गया है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये आप अभी के लिए याद कर लो, और रेस्ट अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नदी के किस प्रवाह में बाढ़ के मैदान का गठन होता है। नदी के किस प्रवाह में बाढ़ के मैदानों का गठन होता है, तो किस प्रवाह में इसका गठन हो सकता है, तो ये होता है निचली या समतल प्रवाह में। ठीक है, बाढ़ का जो मैदान होता है, आपको क्या बोला जा रहा है, बाढ़ का मैदान से आपका तात्पर्य यहाँ पे ये है
कि जो भी वो मटेरियल्स वगैरह वो सब लेके आते हैं अपर्दन और अपर्दन क्रिया के दौरान, ठीक है, गाद, रेत, मिट्टी, वो सब जहाँ पे जमा हो जाता है, इसी को तो हम लोग बाढ़ का मैदान बोल सकते हैं ना। बाढ़ आया, उसके बाद यहाँ पे वो सारा सामान छोड़ के पानी आगे निकल गया, तो आपको यहाँ पे रेत मिलता है, वो गाद मिल सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह का मिट्टी मिल सकता है, कछार इसको भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का निर्माण होता है आपके बाढ़ के मैदान में। तो कहाँ मिल सकता है ये निचली और या समतल प्रभाव वाली क्षेत्र में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरमोंट पठार का एक उदाहरण है। तो देखो पठार, अलग अलग तरह के पठार होते हैं, तो पठार में से इंटरमोंट पठार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ये आपका तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार। अच्छा, इंटरमोंट आपको दिया हुआ है, इस कारण से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ये इंटरमाउंटेन आप पढ़ लो इसको, अब आपका क्लियर हो जाएगा। माउंटेन इसका हिंदी क्या होता है, अंतर पर्वतीय, ठीक है। और अंतर पर्वतीय का मतलब क्या होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन आपने कभी सुना है। इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता है कि दो स्कूलों के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर स्कूल, यानी इंटर वर्ड लगाए तो दोनों के बीच हो जाएगा। अब इंटरमाउंट है यानी इंटर माउंटेन अगर है तो इसका मतलब दो माउंटेन के बीच में जो पठार है उसको बोलते हैं इंटरमाउंट पठार या इंटरमाउंटेन पठार। क्लियर हो गया आपका। तो तिब्बत का पठार एक इंटरमाउंट पठार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चट्टानों को तोड़ने के लिए एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जब मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ना, मुझे अंदर से एक अजीब सा खुशी होता है कि मैंने आपको कुछ दिया है, ठीक है। मैंने आपको वो घिसा पीटा वही चीज मैंने नहीं पढ़ाया कि बस ये पढ़ लो, ये 4 तरह का चट्टान है, 3 तरह का चट्टान है, उसका ये है, बस आपका काम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चंस को ही जानना है। अब बेसिक अगर आप पढ़ना चाहो तो आप कोई भी, आप इस लेवल पे अभी पहुंच गए हो ना, कोई भी आप बुक लेके बैठो, अगर आप आधे घंटे आसानी से उसको देख लो, ठीक है, सीरियसली अगर देख लो, आधे घंटे में आपका वो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आपको उसके लिए 1.5-2 घंटे टाइम बर्बाद नहीं करना है, मैं बार बार ये बोलता हूँ। और अभी यूट्यूब ना एक ऐसा मीडियम बन गया, देखो मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, मेरे थ्रू आपने कभी किसी का बुराई सुना भी नहीं होगा कि मैंने किसी के बारे में बोला है कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, वो अच्छा, मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो वो आप जान रहे हो, मैं तो बस आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अभी देखो YouTube पे एक प्रॉब्लम हो गया है, मैं थोड़ा सा आपको भटका रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा। YouTube पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये आपके हित में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी आपका जब से लाइव स्ट्रीमिंग चालू हुआ है, आपका कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जो 1 आवर से कम होता है, 50 मिनट 1 घंटा, उनका क्या है, वो तो अपना स्ट्रीमिंग चल रहा है उनका, वो YouTube पे छा रहे हैं। पर आप अगर कैलकुलेट करो उस 1 घंटे के बाद, तो आपने मात्र 30 मिनट पढ़ा है। 30 मिनट पढ़ने के बाद 30 मिनट आपने अपना वेस्ट किया। और अभी एग्जाम आपके सर पे है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन जो टीचर्स वगैरह वो कमेंट पढ़ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उनको एक क्वेश्चन देके 5 मिनट बैठे हुए हैं और आप उनको देखे जा रहे हो कौन क्या कमेंट किया। आपको उन सब चीजों से मतलब नहीं है। अभी आपको अभी बहुत ही रिफाइंड स्टडी करना है। और आप अगर उन सब चीजों के पीछे अगर जा रहे हो, आपको मजा आ रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कमेंट किया, मेरा भी नाम है। देखो मैंने अभी आपका एक टेस्ट सीरीज चलाया हुआ था, टॉपर्स टेस्ट सीरीज, वो मैंने बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब वो टेस्ट चल रहा था तो मेरा क्या होता है, मैं जितना भी वीडियो अभी डाल रहा हूँ मेरा रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, क्योंकि मैं आपका टाइम किल नहीं करना चाहता। आप अगर 10 ही देख रहे हो, आप वो प्रॉपरली देखो, आपको सीख के जाओ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा यहाँ पे बिठा के रखूं और आपको 15 मिनट का चीज मैं सिखा के भेजूं। मेरा ऐसा कोई मोटिव ही नहीं रहता है। मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, इस कारण से मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। भाई जब आप लोग को अटेंड ही नहीं करना है तो फिर चलो चला के क्या फायदा है। तो आप लोग सीरियसली होके देखो चीजों को और पढ़ो। आप ये मत देखो कि कहाँ पे क्या चल रहा है, आप ये देखो कहाँ पे क्या सीखने को आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ सकते हो। आप इसको डिटेल में जब पढ़ने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ, जब क्वेश्चन में आए तब इसके बाद आप डिटेल इसका देखो तो आपको बहुत चीजों को क्लियर करने में आसानी होगा, क्योंकि आपने वो चीज को देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, इनमें से कौन सा चट्टानों को तोड़ने के लिए एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यानी केमिकली इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो आप देखो जो ऑप्शंस हैं, पहला है आपका सॉल्यूशन, ऑक्सीकरण, कार्बोनिक अम्ल द्वारा अपघटन और अपपत्रण। यहां पे आप अगर सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन का मतलब हुआ क्या, आप छोड़ दो, चट्टानों को आप भूल जाओ। सॉल्यूशन जो आप नॉर्मली जानते हो वो क्या होता है कि दो चीजों को जब आप मिक्स कर देते हो किसी भी सॉल्वेंट में तो
वो हो जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन। आप चट्टानों को छोड़ दो, ऑक्सीडाइजेशन आप बेस्ट एग्जांपल जो जानते हो वो है आपका लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और ये जानते हो ये किस तरह का प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। यानी अगर किसी भी चीज का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन ही होगा। तो ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा है आपका कार्बोनिक अम्ल द्वारा अपघटन यानी डीकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड। अगर एसिड नॉर्मली आप चट्टान को भूल जाओ, अगर एसिड किसी चीज पे डालते हो तो वो क्या करता है, वो केमिकल चेंजेस करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब यहां से आप देख रहे हो ये आपका तीनों आंसर खत्म हो गया, ठीक है। ये तीनों आंसर आपका खत्म हो गया। बचा क्या, बचा एक अपपत्रण यानी एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आपका बच गया, तो आपका आंसर हो गया एक्सफोलिएशन। ये तो था, आपको नहीं आता है तो आपने आंसर को टिकाया, ये आंसर को टिकाना हुआ। पर क्या आपका यहाँ पे दायित्व वही बनता है कि आप आंसर को टिका के छोड़ दो? नहीं, अब आपका ये दायित्व है कि आप इसको एक्सफोलिएशन को सीख लो, ताकि इससे कोई दूसरा क्वेश्चन अगर बने तो आप उसको मार सको। तो एक्सफोलिएशन देखो क्या होता है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का जो अपक्षयन होता है वो कण दर कण नहीं होता है। यानी आपका ये चट्टान अगर है तो ये कण कण टूट टूट के अलग नहीं होता है, यानी इस तरह का इसमें डिकम्पोजिशन वगैरह प्रोसेस नहीं होते हैं। इसमें परत दर परत होता है, ठीक है। ये अगर चट्टान है, मान लो ये पूरा चट्टान था, तो ब्रेड को जिस तरह से आप स्लाइस करते हो उस तरह से परत दर परत इसमें अलग हो जाता है, ठीक है। और परत दर परत अगर अलग हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि परत अलग हो गया। यहाँ पे भी आपको ये छोटा वाला परत और बड़ा वाला परत दोनों को केमिकली अगर देखो तो सेम है, यानी ये फिजिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अब आगे अगर एक्सफोलिएशन पूछा जाए आपसे क्या होता है, तो आप इसमें ये मारोगे कि चट्टानों का परत दर परत अलग होना, ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सफोलिएशन, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपपत्रण या एक्सफोलिएशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों की क्षमता जिसके माध्यम से पानी पारित हो सकता है उसको क्या कहते हैं, यानी चट्टान के उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है जिसके कारण से उसके थ्रू पानी पार हो सके, इसको क्या कहते हैं। अब देखो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पोरोसिटी और पारगम्यता। ये भी देखो 2014 का क्वेश्चन है। मैंने बोला ना 2014 में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब थे। तो और ग्रुप डी का मुझे तो हंसी इस बात की आती कि इस तरह के क्वेश्चंस को ग्रुप डी में डाला गया है, तो फिर हायर लेवल के एग्जाम में क्या होगा, ठीक है। ये क्योंकि हाई लेवल के ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो पोरोसिटी और परमिएबिलिटी, यहाँ दो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा जो चट्टानों की क्षमता को दर्शाता है जिसके कारण से पानी पार हो सके, तो आपका आंसर होगा पारगम्यता या परमिएबिलिटी। अब यहाँ पे पोरोसिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोरस चट्टान आपने पढ़ा है, पोरस मतलब छिद्र, छिद्र है तो पानी जाएगा, तो फिर क्यों वो आंसर नहीं होगा, इंपॉर्टेंट ये है। देखो पोरोसिटी का मतलब होता है, ये अगर एक चट्टान है इसमें कितना पोर्स है, यानी कितना स्पेस है, कितना सैक्स है, एयर सैक्स, इसको सैक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में सैक का मतलब होता है बोरा। तो कितना खाली जगह है वो हुआ पोरस। इसमें कहीं ये नहीं बताता है कि पानी आर पार कर पाएगा। अब परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो पोर्स हैं, ये जो छिद्र हैं, ये छिद्र कितने पास पास हैं, ठीक है। अगर ये छिद्र बहुत पास पास हुए इसका मतलब ये पानी इस तरफ से उस तरफ जा पाएगा, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। और ये जो जगह है, छेद है, इसको बोलते हैं पोरस, ठीक है, पोर्स, इसको पोर्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि इस चट्टान में कितना खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं उस चट्टान का, किसी भी मटेरियल का, सिर्फ चट्टान का नहीं, किसी भी मटेरियल का पोरोसिटी। लेकिन वो पोर्स जो है वो कितने पास पास हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है उसका परमिएबिलिटी, जिसके कारण से यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परमिएबिलिटी या पारगम्यता, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर अयनांत की घटना घटित होती है। अयनांत मैंने बताया हुआ था, अयनांत मतलब सोल्स्टिस होता है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले आपका आया हुआ था दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत, अब आ रहा है आपका उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत था 22 दिसंबर को, कब था, 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, ये होता है 21 जून को, जिसको हम लोग समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। समर सोल्स्टिस कब होता है, ये होता है 21 जून को, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति घटना डैश के निकट देखी जाती है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति घटना, अब याद करो कुछ दिन पहले मैंने क्लास के दौरान ही मैंने आपको बताया हुआ था ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, याद है आपको वो चीज, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। तो ऑरोरा बोरियोलिस जो था वो उत्तरी ध्रुव में होता है,
ठीक है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव में, ये मैंने आपको बताया था। अब वही उत्तरी ध्रुव ज्योति यानी ऑरोरा बोरियोलिस का बात किया जा रहा है कि घटना कहाँ देखी जा सकती है। तो कहाँ देखी जा सकती है, ये देखी जा सकती है आर्कटिक वृत्त में। कहाँ? आर्कटिक वृत्त में, ठीक है। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का अगर बात किया जाता है यानी दक्षिणी अक्षांशों के ध्रुवीय ज्योति का अगर बात किया जाता है तो आपका हो जाता है अंटार्कटिका, क्योंकि आप जानते हो अंटार्कटिका नीचे है और आर्कटिक ऊपर है। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में ऑरोरा बोरियोलिस जो होता है उसको बोलते हैं सुमेरु ज्योति। क्या बोलते हैं? सुमेरु, सुमेरु, ठीक है, सुमेरु ज्योति। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होता है उसको बोलते हैं कुमेरु, ठीक है। कभी आपको हिंदी में अगर आ जाए तो आप ध्यान रखना, कुमेरु। कुमेरु हो गया ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, कुमेरु ज्योति, और सुमेरु हो गया ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? कौन सी है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये समुद्र तल से ये ऑलमोस्ट 8,848, कहीं कहीं आपको 8,850 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। 8,848 क्या मीटर, फीट क्या है ये है मीटर, ठीक है। 8,848 मीटर ऊंचा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। सिर्फ एशिया का ही नहीं, विश्व का। और दूसरा चीज, अगर मैंने ये आपको मीटर में बताया तो यहाँ पे आपको दूसरा यूनिट और पूछा जाता है, वो है फुट। कितना फुट है? ये ऑलमोस्ट 29,029 फीट है। ये आप याद रखना, ये दो डाटा आप याद रखना। एक तो मीटर में जो 8,848 है, दूसरा फुट में। कितना फुट है? 29,029, ठीक है, इतना फुट ऊंचा है। और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है चोमा लुंगमा, ठीक है, चोमा लुंगमा। क्या कहा जाता है? चोमा लुंगमा, लुंगमा, ठीक है, चोमा लुंगमा, ये कहा जाता है तिब्बत में। तो दो नाम इसका हो गया, एक सागर माथा नेपाल में और तिब्बत में चोमा लुंगमा। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन शायद हम लोगों के सीरीज में पहले भी आ चुका है और इसको कहा जाता है सिरोको। क्या कहा जाता है? सिरोको, जो सहारा में रेगिस्तानी हवा बहती है। अगला क्वेश्चन है डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? डिएगो गार्सिया द्वीप, डिएगो गार्सिया द्वीप ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। डिएगो गार्सिया ये फेमस क्यों है? डिएगो गार्सिया फेमस किस चीज के लिए? यह कोरल रीफ के लिए फेमस है। किसके लिए? कोरल्स के लिए, ठीक है, कोरल्स के लिए ये फेमस है। इस कारण से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली रेखा कौन सी, सॉरी नहर कौन सी है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? यह है सुएज नहर, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जो भी आपके ऑप्शंस में हैं इनको देखकर आपको सुमेलित करना है, यानी दो टेबल दिए हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है, यानी कौन सा सही कौन सा गलत है इसके मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है आपका सप्तऋषि, सिरियस, आकाशगंगा और टाइटैन। इसको मैच करना है कि ये है क्या, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है 4, ठीक है। अब देखते हैं मैच करके। सप्तऋषि क्या है? ये एक तारामंडल है, ठीक है। सप्तऋषि क्या है? एक तारामंडल है और सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सप्तऋषि तारामंडल का जो भी इसमें तारा है वो सब ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। इसके बाद है सिरियस। सिरियस क्या है? सिरियस एक तारा है, आप जानते हो सबसे ज्यादा चमकीला तारा सिरियस है और इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका आकाशगंगा। तो आकाशगंगा ये है मंदाकिनी। आप जानते हो कि आकाशगंगा क्या है? ये एक मंदाकिनी या गैलेक्सी है, ठीक है। हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा में ही है। और टाइटन क्या है? टाइटन एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? ये शनि का उपग्रह है, आप याद रखना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह है टाइटन। और इसका एक खासियत है टाइटन का कि इसका अपना वायुमंडल भी है, ठीक है। एकमात्र एक ऐसा ग्रह है, सॉरी उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप इसको याद रखना, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। सप्तऋषि एक तारामंडल, सिरियस एक तारा, आकाशगंगा मंदाकिनी और टाइटन एक उपग्रह शनि का।
अगला क्वेश्चन है कि एक प्रमुख विवर्तनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भी भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई है। अब देखो, ये पहले जब आप इस सिद्धांत को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एक पेंजिया और पेंतालासा का स्टोरी जब आप पढ़ोगे, कभी मैं वो अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें से वो बट के बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स में बट गए थे। उसी में से आपका अभी जो इंडिया है ये कहाँ पे आया था, ये आया था गोंडवाना प्लेट में। किस प्लेट में? गोंडवाना प्लेट में। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो इंडियन प्लेट है वह किस प्लेट का हिस्सा था। तो ये हिस्सा था गोंडवाना प्लेट का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी गोंडवाना प्लेट। अगला क्वेश्चन है कि वसंत विषुव कब घटित होता है। तो ये मैंने आपको बताया ये इक्विनॉक्स का बात किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ था कि दो तरह का होता है, एक वसंत विषुव और एक शरद विषुव, ठीक है। वसंत यानी वसंत के टाइम में, यानी मार्च सब में होता है वसंत विषुव, और शरद विषुव होता है सितंबर में। दो डेट आपको याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर, या तो ये 22-23 सितंबर देगा या 20-21 मार्च देगा। तो अगर वसंत विषुव है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 या 21 मार्च, ठीक है। ये है उत्तरी गोलार्ध में। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इकोटोन का क्या अर्थ है। इकोटोन, ये देखो, ये शायद न्यू क्वेश्चन होगा आपके लिए, आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा। इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन देखो उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां दो अलग अलग जैव मंडल मिलते हैं, ठीक है। दो अलग अलग जैव मंडल जिस क्षेत्र में मिलते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इकोटोन वह क्षेत्र है जहां दो जैव मंडल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन अगर पिछले साल पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, 2016 के एग्जाम में आया है, तो इससे हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा और एडवांस जाके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और क्या बोला जा सकता है इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के दे दिया जाएगा इकोटोन का, और पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो अब तब अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आप मार पाओगे। ऐसे मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इकोटोन मैंने तो डेफिनेशन बता दिया कि दो जैव मंडल मिलते हैं यहाँ पे, पर क्या आपको समझ में आया? नहीं आया होगा। अब मैं ये बताता हूँ, देखो, एक जैसे मैं मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, घास का मैदान। कोई भी घास आप पढ़ते हो, घास का मैदान, वो क्या होता है? वो मरुभूमि और आपका दूसरा जो है वन, ठीक है। वन और मरुभूमि यानी डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का जो कड़ी है, यही होता है घास का मैदान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझते जाना कि फॉरेस्ट और मरुभूमि यानी रेगिस्तान के बीच के कड़ी को कहते हैं हम लोग घास का मैदान, और जो आपका है एक इकोटोन। क्लियर हो गया? दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अब देख लो सुंदरवन का डेल्टा, जैसे मैंग्रोव क्या होता है? दूसरा मैंग्रोव में लेता हूँ। मैंग्रोव क्या होता है? ये समुद्री एक आपका जैव मंडल हो गया, दूसरा स्थली यानी मिट्टी वाला जैव मंडल हो गया। इन दोनों के बीच में जो दलदली क्षेत्र होता है यही है मैंग्रोव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कड़ी हो गया, यानी मैंग्रोव भी एक इकोटोन हो गया, ठीक है, दूसरा मैंग्रोव। अब देखो तीसरा एक और एग्जांपल आप रख लो, जैसे ज्वार नदमुख, ठीक है। ज्वार नदमुख यानी टाइडल जोन जो होता है, ये भी एक तरह का आपका इकोसिस्टम है, जैव मंडल है। अब देखो ये क्या होता है कि यहाँ पे खारा पानी है, ठीक है, और नदी में आपका साफ पानी यानी मीठा पानी है। तो इन दोनों का जो मिलन होता है वहाँ पे एक अलग सा इकोसिस्टम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है। ये ताजे पानी और खारे पानी का मध्य भाग होता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सब इकोटोन का एग्जाम्पल हो गया। तो अब इस तरह आपको 2-3 एग्जाम्पल का चल गया। आप न्यू भी कोई अगर देगा तो आप इसको पकड़ लोगे, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो एग्जांपल क्या क्या है। मैंग्रोव मैंने बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया घास का मैदान, उसके बाद मैंने आपको बताया ज्वार नदमुख, ठीक है। ये सब है इकोटोन के एग्जांपल। तो इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश मृदा का अधिकांश भाग नदियों और समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित रेत और गाद द्वारा निर्मित हुआ है। यानी कौन सा मिट्टी है जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो नदियों और समुद्रों के लहरों के द्वारा निक्षेपित रेत और गाद द्वारा हुआ है। तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी, नाम से ही है, ठीक है, क्लियर है, जलोढ़ मिट्टी। और ये बहुत अधिक उपजाऊ भी होता है, आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में नासा ने डैश का अध्ययन करने हेतु मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2004 में नासा ने एक अंतरिक्ष यान मैसेंजर को लॉन्च किया था। अब किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया था ये आपको बताना है। तो ये उसने किया था बुध के अध्ययन के लिए, बुध यानी मरकरी, ठीक है। तो मरकरी के अध्ययन के लिए 2004 में नासा ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था जिसका नाम था मैसेंजर। इसको जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था डेल्टा 2 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? डेल्टा 2 या डेल्टा सेकेंड जो बोलना है बोलो, डेल्टा
2 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस मैसेंजर का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप बताओ। ठीक है, हो सकता है आगे के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो मैसेंजर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो गैस अभी तक जो हमारा ये सेशन चल रहा था इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे थे वो सब आ रहा था आपका फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस अभी आए ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था, और आई होप कि आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया फिजिकल ज्योग्राफी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अभी तक कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं उसका अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेने का कोशिश करूंगा ताकि आपको कहीं पे कोई डाउट बचे नहीं। देखो गाइस, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, आप अगर सिलेक्शन चाहते हो और जेन्युइनली आप सारा क्लास कर रहे हो तो ही मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊंगा, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। आप अगर रेगुलर हो ही नहीं, जो मैं दे रहा हूँ वो आप ले ही नहीं रहे हो, तो आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ का कोई बात ही नहीं बनता है। तो अगर आपने सारा क्लास अच्छे से किया है, कहीं पे किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अभी आपका इसमें क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और जो आगे मैं अभी बताने वाला हूँ वो एक छोटा सा टॉपिक है जिससे 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। अभी भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, भारत किस पार्ट में है। ठीक है, आपका वहाँ पे गोंडवाना प्लेट जो था, तो उसका एक ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं अभी वो मैंने सोचा कंप्लीट करा ही देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आई होप कि अगर एग्जाम में आपको आता है तो फिर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि दिया किसने, तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप नोट डाउन कर लो। इसका पहला पॉइंट ये है कि इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने। अब दूसरा पॉइंट जो ये है कि वेगनर ने क्या माना था। देखो, वेगनर का ये कहना था कि पुराने जमाने में, यानी पहले जब ये सारे महाद्वीप नहीं बने थे, इनका ये कहना था कि स्थल भाग जो भी है पृथ्वी वो सब एक जगह कलेक्टेड था। ठीक है, और इसके आसपास समुद्र था। यानी आप जो जान रहे हो 71% पानी है वो ये आसपास था, और बीच में एक बड़ा सा लैंड मास था, और वो था आपका एक महाद्वीप। ठीक है, तो इस महाद्वीप को इन्होंने जो नाम दिया था वो क्या दिया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस महाद्वीप का नाम इन्होंने दिया था पेंजिया। क्या दिया था, पेंजिया। पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। तो ये महाद्वीप जो था ये नाम दिया इन्होंने पेंजिया, और इस महासागर को जो आसपास के पानी वाला पार्ट जो था इसको इन्होंने बोला पैंथालासा। क्या बोला, पैंथालासा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो पैंथालासा। ठीक है, तो लैंड वाला पार्ट क्या था, पेंजिया, और जो ओशियन वाला पार्ट था इसका नाम था पैंथालासा। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब वेगनर महोदय ने ये कहा कि ये जो पेंजिया है, ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे घटना घटे, कुछ आपका सॉरी एक और पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर लो कि जो महाद्वीप वाला पार्ट था, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, ये मेनली बना होता है सियाल से। ये भी इन्होंने कहा था, किससे, सियाल से। ठीक है, सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये सियाल क्या है, SiAl, सी से Si से हो गया आपका सिलिकॉन, और Al से हो गया एल्यूमिनियम। तो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जो है वो सब बना हुआ है सियाल से, और आपका जो समुद्र वाला पार्ट था इसके सराउंडिंग में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सब बना था सीमा से। क्या, सीमा से। ये सब किसने कहा था, ये सब कहा था वेगनर ने। ठीक है, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से आपका हो गया महासागर वाला पार्ट, और सियाल से हो गया आपका महाद्वीप वाला पार्ट। ये क्लियर हो गया। अब देखो आगे वेगनर ने ये बताया कि ये जो लैंड मास है, ठीक है, ये स्प्लिट कैसे हुआ। तो इनका ये मानना था कि कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहे होंगे, कुछ इंटरनल, पृथ्वी के इंटरनल कुछ ऐसे पावर्स रहे होंगे, और एक्सटर्नली जैसे ज्वारीय शक्ति है या और भी कोई और एक्सटर्नल प्रभाव रहा होगा जिसके कारण से ये लैंड मास स्प्लिट हो गया। ठीक है, और इनका ये मानना था कि ये स्प्लिट टोटल 3 भागों में हुआ है। क्या, 3 भागों में। तो सबसे देखो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, और ये सारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि लैंड मास को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पेंजिया, पानी वाले पार्ट को इन्होंने कहा पैंथालासा। ठीक है, दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन का दिया किसने, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अल्फ्रेड वेगनर। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो लैंड मासेस थे वो बना था सियाल से, और जो महासागरीय वाला पार्ट था वो बना था सीमा से। दूसरा पॉइंट ये था आपका।
तीसरा जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कितने भागों में इस पेंजिया को बांटा। तो पेंजिया को इन्होंने टोटल 3 भागों में बांटा। इनका ये मानना था कि टोटल 3 भागों में ये बटा था, ठीक है। जिसमें से एक का नाम था लॉरेंसिया, ठीक है, एक का नाम लॉरेंसिया, दूसरे का नाम था अंगारा, ठीक है, अंगारा, अंगारा, और तीसरे का नाम था गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना, जो अभी आपके क्वेश्चन में आया हुआ था। और पहला क्या था? पहला था लॉरेंसिया, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में इन्होंने बांटा। आप फिर से इसको एक बार सुन लो। पहला पार्ट जो लैंड मास का जो 3 स्प्लिट हुआ, इसमें से जो पहला पार्ट था वो क्या था? वो था लॉरेंसिया, दूसरा पार्ट था आपका अंगारा, और तीसरा पार्ट था गोंडवाना। ये 3 पार्ट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है आगे कि लॉरेंसिया में कौन कौन से अभी के पार्ट आ रहे हैं, फिर अंगारा में कौन से आ रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें उत्तरी भाग का, तो उत्तरी भाग को कहा गया था लॉरेंसिया। तो उत्तरी भाग में कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लूं, तो मान लो मैं इसको यहां से स्प्लिट करता हूं, तो उत्तरी भाग में कौन कौन सा आया? ये आया आपका उत्तरी अमेरिका, जो आज है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड। ये 2 पार्ट आ गया आपका लॉरेंसिया में, ठीक है। लॉरेंसिया में कौन कौन आया ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये आया लॉरेंसिया में, ठीक है। लॉरेंसिया हो गया खत्म। अब इसके बाद बीच वाला जो पार्ट आया मध्य भाग, इसमें कौन सा आया? इसमें आया आपका यूरोप, ठीक है। ये कौन सा था? ये था अंगारा, अंगारा। इसमें आ गया आपका यूरोप, पूरा यूरोप, ठीक है। और क्या क्या आया? और आया मध्य एशिया, ठीक है, यानी मिड एशिया, मध्य एशिया आ गया। और इसमें क्या आया? और आया आइसलैंड। कौन सा आया? आइसलैंड। ये 3 भाग आ गया आपके अंगारा में, यूरोप, मध्य एशिया और आइसलैंड। अब जो बच गया वो सभी दक्षिणी भाग जो भी बच गए, ठीक है, वो सब हो गया आपका गोंडवाना। 3 भागों में हम लोगों ने बांटा, नॉर्थ भाग लॉरेंसिया, फिर आपका मिड भाग क्या था? ये था अंगारा, और इसके बाद गोंडवाना। तो जो भाग बच गया वो सब हो गया गोंडवाना। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है लॉरेंसिया में कौन कौन आया। लॉरेंसिया में आया नॉर्थ अमेरिका, और क्या आया? और आया ग्रीनलैंड, ठीक है। अंगारा में क्या आया? अंगारा में आया यूरोप, और क्या आया? मध्य एशिया और आइसलैंड, ठीक है। अब जो बच गया आपसे इसमें कोई भी उठा के पूछ दे वो सब हो जाएगा गोंडवाना। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें पूरा आपका अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। दक्षिणी एशिया जो अरब प्रायद्वीप जिसको हम लोग बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप या दक्षिणी एशिया, वो आ जाएगा। पूरा अफ्रीका आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये सब भाग किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपका गोंडवाना में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। और इससे, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आई डोंट थिंक कि इससे एक्स्ट्रा कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना था। इससे 5-6 पॉइंट जो निकलते हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर लो और एक जगह कहीं नोट डाउन कर लो। 2 और 3 बार देखोगे आपको ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। चलिए हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। लेकिन अगला सेशन जो ज्योग्राफी का होगा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। आपका फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गया है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे और इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यही ऑर्डर चलता रहेगा। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।